अस्सलाम वालेकुम। सेकंड, आज मेरा जो टॉपिक है थर्ड, दैट इज़ दी बोन ट्यूमर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं? हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विद इन द बोन टिश्यूज़। ठीक है, बोन ट्यूमर्स में क्या होगा कि जो बोन के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर इरेगुलर या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी बोन्स के सेल्स की, जिसकी वजह से जो है वो बोन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन को जो है हमने कम्प्लीटली इस वीडियो में देखना है। देन इसकी क्लासिफिकेशन को दो तरह से जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले इसको जो है वो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स और सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं वो बोन से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, जो बोन के खुद के टिश्यू से बोन के खुद के पार्ट्स होंगे वो भी हमने डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स जो हैं वो मेटास्टेसाइज करेंगे, मीन्स के जो है वो अदर साइट्स में मेटास्टेसाइज करेंगे, यानी कि स्प्रेड करेंगे। इसकी जो एग्जांपल है वो इविंग सिंड्रोम, सबसे जो कॉमनेस्ट या फिर फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा लोगों में कॉमन होती है वो ऑस्टियोसार्कोमा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कॉन्ड्रोसार्कोमा भी इसकी एग्जांपल है। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इज द एग्जांपल। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच टू द एवोल्यूशन ऑफ द बोन न्यूक्लियस, या मीन्स कि इसकी जो है वो इसकी स्टैटिस्टिक्स, इसकी जो एवोल्यूशन, इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। देखिए, जो ट्यूमर्स होते हैं इसको जो है वो एज रिलेटेड भी होते हैं। इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं एज रिलेटेड? ज़्यादातर जो हमारे पास बोन ट्यूमर्स होते हैं वो ओल्डर एडल्ट के अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेक्स की अगर बात की जाए तो फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती है ट्यूमर्स में एज़ कम्पेयर टू मैन। इसके बाद जो है वो सिंगल बोन भी जो है वो इससे हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है, जबकि मल्टीपल बोन्स भी इफेक्टेड हो सकती हैं। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये कंप्लीट स्केलेटन के अंदर कहीं पे भी किसी भी बोन के अंदर जो है वो हो सकती है। अब जो बोन है हमारे पास, हम लोकेशन के हिसाब से इसकी जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन को जो है वो रीड कर सकते हैं। मीन्स कि उसे हम डायग्नोज करने में हमें लोकेशन काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, तो ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी जो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें। जब डायग्नोसिस अच्छी होती है तो फिर ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है। ठीक है, मीन्स कि जो है वो डायग्नोसिस के लिए आपको डिफरेंट ये सारी जो अप्रोचेस हैं ये मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो है वो बोन का बॉर्डर इफेक्टेड है या नहीं है, बोन डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है, कितना परसेंट बोन जो है डिस्ट्रक्ट हुई है। इसके अलावा जो बोन की डिस्ट्रक्शन है उसका जो है वो है पैटर्न क्या है, पेरियोस्टल रिएक्शन क्या है। इसके अलावा इसकी मैट्रिक्स इन्वॉल्व है या नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू मैस जो है वो उसमें से अराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से जो है वो डिफरेंट हमें जो है इसकी बोन ट्यूमर्स की जो है वो डेटा मालूम होना चाहिए, ताकि हम उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें। लोकेशन जो है वो बहुत से बहुत से ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक बोन्स के लिए जो है वो पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, इसकी एपिफाइजिस, मेटाफिजिस, डिस्पेजिया, कंट्रास्ट एक्सेंट्रिक, ये सारी जो है वो लोकेशन मैटर करती हैं, जिसकी बेस पे हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ बताया गया है कि ओवरऑल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग या फाइबर प्रोड्यूसिंग जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं बोन ट्यूमर्स के इसमें। और सेकंड जो हमारे पास है बिनाइन ट्यूमर्स में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सबसे जो है वो कॉमन है। इसके अलावा जो लिग्नेंट है उसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्राइमरी बोन ट्यूमर है, जिसमें जो है वो जो कि किसकी वजह से हल होता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा या इविंग सिंड्रोम की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फर्स्ट 3 डिकेड्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स हो रहे होते हैं, जबकि जो एल्डरली बोन ट्यूमर्स है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो है वो उसके ओरिजिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो बोन ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स के अंदर, यानी जैसे आपकी फीमर होगी या ह्यूमरस होगी, इस तरह की लॉन्ग बोन्स के अंदर आपकी जो है वो ज़्यादा होंगी। इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जेनेटिक अल्ट्रेशन जो है वो भी एक क्लियरली प्ले रोल करती है उसकी डायग्नोसिस के लिए। अब जो है बोन सार्कोमा जो है वो किस किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, पिजिट डिसीज, रेडिएशन, मेटल प्रोस्थेसिस, ये सारी जो है वो इसके साथ एसोसिएट होती है बोन ट्यूमर्स के साथ। ठीक है, अगर किसी शख्स को अगर बोन ट्यूमर होता है तो उससे जो है वो ये सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं, इसके बहुत से चांसेस होते हैं। क्लिनिकली आपके पास पेशेंट क्या चीज़ प्रेजेंट करता है, जिससे आप जो है वो सबसे पहले इनिशियली जो है वो आपको ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब कि पेशेंट को जो है वो बोन ट्यूमर हो सकता है। तो पहले जो है वो पेशेंट जो है वो डिफरेंट बोन्स के अंदर जो है वो पेन की जो है वो पेन रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो है वो स्लो ग्रोइंग मास, अब देखिए बोन्स जो होते हैं वो हमारे पास किससे अटैच होते हैं, हमारी मैस से अटैच होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन से, हमारी मैस से अटैच होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास बोन्स के अंदर ओवर ग्रोथ होती है या अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है बोन्स के साथ जो चीज़ अटैच होगी वो भी इसके साथ अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो बोन्स जो है वो जब अफेक्टेड होती है उनके अंदर
न्यूप्लेसिया या फिर जो है वो ट्यूमर हो रहा होता है, तो वो उनके अंदर जो है वो स्लो ग्रोइंग मास भी जो है वो आपको समटाइम नज़र आता है, ठीक है। जब कोई पेशेंट जो है वो सडनली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर प्रेजेंट करता है, तो ये सबसे पहली हिंट होती है कि पेशेंट को बोन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट इस तरह से सडन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की जो है वो शिकायत करता है, तो आप उसको जो है वो उसका इमेजिंग टेस्ट वगैरह करके आप उसमें बोन ट्यूमर्स देख सकते हैं, ठीक है, इफ प्रेजेंट और नॉट। इसके अलावा जो है वो रेडियोलॉजिकल इमेजेस में जो है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सरेज और इसके अलावा जो है सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सारी इमेजेस के थ्रू आप जो है वो बोन की एग्रेसिवनेस यानी कि वो कितना फैला हुआ है या किस हद तक वो बढ़ चुका है, ठीक है, उस सब चीज़ों को आप जो है वो डायग्नोसिस पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं, बायोप्सी या फिर हमारे पास हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा जो मेन टॉपिक है बोन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन। तो बोन ट्यूमर्स को इन 5 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स कौन से होंगे, वो ट्यूमर्स होंगे जो बोन के खुद की वजह से जो है वो स्टार्ट होते हैं, मीन्स के जो बोन्स का खुद का कोई पार्ट है तो उसके अंदर से ओरिजिनेट होना, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग जिस तरह से नाम से जाहिर हो रहे, तो ये बोन फॉर्मिंग बोन से बनेगा, कार्टिलेज फॉर्मिंग कार्टिलेज से बनेगा। इसके अलावा मिसलेनियस ट्यूमर्स, हेमाटोपियोटिक एंड फिब्रोसिक ट्यूमर्स, इसको हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है अभी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स विद इन द बोन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट आपको जो है वो क्लासिफिकेशन दी बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स जो है वो आपकी जो कंप्लीट बोन ट्यूमर्स है उसका 19% जो होता है वो बॉन फॉर्मिंग होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं जो कि 22% होते हैं बोन ट्यूमर्स के। इसके अलावा जो मिससेलेनियस ट्यूमर्स हैं, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स में हमारे पास ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये 3 हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, जबकि जो ऑस्टियोसार्कोमा है ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। तो बोन फॉर्मिंग हमारे पास ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है। ओमा 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 का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, मीन्स के जो है वो ये क्या है, ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। जबकि जो हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा है, सार्कोमा का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम न्यूक्लियसिया में मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स कि ये जो है वो अदर साइड्स में जो है वो स्प्रेड होगा, मेटास्टेसाइज होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास जो है वो है कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स में हमारे पास जो है वो कॉन्ड्रोमा है, ठीक है। इन कॉन्ड्रोमा भी कहा जाता है उसको, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। मिससेलिनियस फॉर्मिंग में इविंग सार्कोमा, जाइंट सेल ट्यूमर्स ऑफ द बोन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स में सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर मैंने बताई है प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की एग्जांपल्स। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में 3 चीज़ें हैं, बोन फॉर्मिंग, कार्टिलेज फॉर्मिंग एंड मिससेलेनियस ट्यूमर्स, ठीक है। बोन फॉर्मिंग जो है वो उसके ये नेम्स हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग के ये नेम्स हैं एंड मिससेलेनियस फॉर्मिंग के ये नेम्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब बोन फॉर्मिंग क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शन ऑफ द बोन्स बाय द न्यू प्लास्टिक सेल्स। द ट्यूमर्स बोन इज यूजुअली डिपॉजिट एज वुवन ट्यूबरकुलाई एंड इज वेरिएबली मिनरलाइज्ड एक्सेप्ट इन ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा के अलावा जो बाकी जो हमारे पास बोन ट्यूमर्स होंगे वो जो है वो वुवन ट्यूबरकुलाई के अंदर डिपॉजिटेड होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये सारी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चार्ट को अच्छे से याद करना है। इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, बस 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो है बिनाइन। बिनाइन हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी हैं, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, यही क्लासिफिकेशन। ये जो 2-3 चार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। ये जो पहला चार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपके जो BCQs होते हैं या फिर SCQs होते हैं वो इन्हीं में से जो है वो निकलते हैं ट्यूमर्स के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, लोकेशन दी हुई होती है कि पेशेंट जो है वो 40 ईयर्स का है या 30 ईयर्स का है या 10 ईयर्स का है या 14 ईयर्स का है। सबसे पहले आपको एज बताई हुई होती है, फिर उसकी लोकेशन बताई होती है कि वो जो है वो कहाँ पे पेन या फिर कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कर रहा है ट्यूमर, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कभी कभार जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या उसकी मॉर्फोलॉजी भी बताई हुई होती है कि उसको जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करनी होती है, उसकी डायग्नोसिस बनानी होती है कि पेशेंट को कौन सा ट्यूमर है, ठीक है। तो ये वाली सारी क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, इसमें से आपके BCQs भी आते हैं, ठीक है। तो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हमारे पास कितने तरह के होंगे, बिनाइन और मेलिग्नेंट, ठीक है। अब देखिए बिनाइन ट्यूमर्स में हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि कितनी टाइप्स हैं, 3 हैं बिनाइन ट्यूमर्स की, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है। जबकि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है इसके अंदर हमारे पास फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो है वो हम इसको प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा एंड सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा में जो है वो
डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोमा के अंदर हमारे पास जो है वो फेशियल बोन जो है वो इन्वॉल्व होती है, प्लस हमारा जो स्कल है वो इफेक्टेड होता है इस ट्यूमर से, ठीक है। यूजुअली इसकी जो एज है वो 40 टू 50 ईयर्स के अंदर ये जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर बात की जाए मॉर्फोलॉजी की, तो जो पेशेंट है उसकी जो एक्सोफाइटिक ग्रोथ होगी वो बोन के साथ अटैच होगी। इसके अलावा जो हमारी जो नॉर्मल बोन है ये बिल्कुल उससे रिजेंबल्ड होती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। अब ये कहाँ पर होगी? मेटाफिजिस ऑफ द फीमर एंड टिबिया, ठीक है। फीमर एंड टिबिया की मेटाफिजिस के अंदर ये जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जो ऑस्टियोमा था वो हमारे पास 40 टू 50 ईयर्स का था, यानी कि ओल्डर एडल्ट के अंदर। और जो हमारे पास ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है वो हमारे पास यंगर या फिर टीन एज के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो है एज जो है वो 10 टू 20 है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंदर कॉर्टिकल ट्यूमर्स होते हैं, जो कि पेशेंट जो है वो पेन या फिर जो है वो ट्यूबरकुलाई ऑफ यूबिन बोन के साथ जो है वो रिपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर की टाइप है वो ऑस्टियोइड ब्लास्टोमा है। ये कहाँ पर होता है? वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास ये इसका भी जो एज है वो हमारे पास 10 टू 20 है। देखिए अगर कोई केस जो है इस तरह से आता है कि पेशेंट जो है 10 टू 20 एज की एवरेज किसी भी एज इसके अंदर जो है किसी भी एज के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, तो आपने उसकी लोकेशन देखनी है कि अगर वो एज कॉमन है इन दोनों की, तो फिर हमारे पास सेकंड चीज़ आती है उसकी लोकेशन। अगर पेशेंट जो है वो फीमर या टिबिया के अंदर जो है वो ट्यूमर लोकेट हो रहा है उसका, तो फिर उसमें जो है वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होगा। अगर उसकी जो है वर्टिब्रल कॉलम है तो ऑस्टियोइड ब्लास्टोमा होगा, ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम की मॉर्फोलॉजी है उसमें वर्टिब्रल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास जो है वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो है वो हिस्टोलॉजिकली आपको इमेजेस में नज़र आता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। जब आप उसकी जो है वो इमेजिंग करवाते हैं या फिर आप उसकी जो है टेस्ट करवाते हैं, तो आपको जो है वो वर्टिब्रल प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो उसके ट्यूमर्स के लीजन्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की बिनाइन ट्यूमर्स की, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है। सबसे पहला जो ऑस्टियोमा था वो ओल्डर एडल्ट के अंदर 40 टू 50 ईयर्स के अंदर था। इसके अंदर बोन रिजेंबल करी थी नॉर्मल बोन के साथ, और ये फेशियल बोन और स्कल के अंदर जो है वो पाया जाता है। सेकंड और थर्ड जो हमारे पास ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोइड ब्लास्टोमा है, वो वर्टिब्रल ऑस्टियोइड ब्लास्टोमा वर्टिब्रल कॉलम, जबकि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा था वो फीमर और टिबिया की मेटाफिजिस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इसके मॉर्फोलॉजी मैं आपको बता चुकी, ठीक है। एज इसकी 10 टू 20 है। देन हमारे पास है मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स। तो मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स में जो हमारे बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है वो दो तरह के हैं, प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा एंड सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर ऑस्टियोसार्कोमा आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एज का डिफरेंस है, और एक हमारे पास पेल्विक का डिफरेंस है। जो हमारे पास प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा है वो जो है वो डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया एंड ह्यूमरस। अब आपको जो है वो आपकी एनाटमी आपको याद होनी चाहिए कि आपकी जो डिस्टल फीमर कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल टिबिया क्या है और ह्यूमरस क्या है, ये सारी आपको एनाटमी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं पढ़ा सकती अभी, ठीक है। तो ये जो इसकी लोकेशन है, ये जो है वो इसके अंदर प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं। एज जो है वो देखिए 10 टू 20 है। प्राइमरी है, प्राइमरी क्या होती है, हमेशा इनिशियल होती है, तो 10 टू 20 ईयर्स के अंदर जो है ऑस्टियोसार्कोमा अगर हो रहा है तो वो हमारे पास प्राइमरी होगा, ठीक है। इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे पास क्या है कि जो पेरियोस्टियम है वो लिफ्टेड होगी। इसके अलावा जो इनवर्ड मेडुलरी कैविटी है वो भी हमारे पास इनवर्ड होगी, और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको जो है वो मिलिग्नेंट सेल्स फॉर्म नजर आएंगे ऑस्टियोइड के, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा है, इसके अंदर जो हमारी लोकेशन है वो फीमर ह्यूमरस प्लस जो है वो पेल्विस भी है। ऊपर हमारे पास फीमर और ह्यूमरस है प्राइमरी के अंदर, लेकिन हमारे पास पेल्विस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, पेल्विस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अंदर जो एज है वो अबव 40 है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो 40 से ज़्यादा फीमर ह्यूमरस या पेल्विक के अंदर कोई ट्यूमर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ऑस्टियोसार्कोमा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीस्टार्टिक पिजिट डिसीज़, ठीक है। पिजिट डिजीज़ जो हमारे पास चेस्ट की डिफॉर्मिटी होती है, उसकी जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर जो डिजीज़ हो रही है उसको कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ये जो है वो हिस्टोलॉजिकली बिल्कुल प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा के जैसा होता है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो प्राइमरी है वो यंग बच्चों में होता है, 10 टू 20 ईयर्स के पेशेंट में होता है, जबकि जो सेकेंडरी है वो 40 अबव ईयर्स के पेशेंट में होता है। इसके अंदर फीमर ह्यूमरस और पेल्विक भी इन्वॉल्व होती है, जबकि जो प्राइमरी है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास फीमर टिबिया एंड ह्यूमरस इन्वॉल्व होती है। तो ये वाली क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है।
अब ये वाली सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ी हैं, ठीक है। देखिए जो ऑस्टियोमा है वो उसका जो साइट है वो स्कलर फेशियल है, ये एज जो है वो मिडिल एज के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था जो ऑस्टियोइड है वो 40 टू 50 ईयर्स के अंदर है। इसके अलावा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमें क्या नज़र आता है, कंपोजिशन ऑफ बोविन, ठीक है। इस अब जो है वो हमारे पास ये ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा भी सेम वही है जो हमने चार्ट में देखा है। बस इसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि जो मैन है वो फीमेल से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा में, ठीक है। मैन का रेशियो यानी मेल्स का रेशियो 2 है जबकि फीमेल्स का रेशियो 1 है, ठीक है। 75% जो है वो यंगर एज जो 25 ईयर्स से छोटे होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, यहाँ पे हमने देखा भी था कि ये 10 टू 20 ईयर्स की एज में होता है। और 50% केसेस में ऐसा होता है कि फीमर एंड टिबिया जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टोमा जो है वो ज़्यादातर जो है वो लार्जर दैन 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो स्पाइन के अंदर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि पेशेंट जो है वो ज़्यादातर स्पाइन के ट्यूमर के साथ यानी कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोब्लास्टोमा जो वर्टिब्रल प्रॉब्लम के अंदर होता है वो ज़्यादा हमारे पास कॉमन होता है प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आपने अच्छे से करना है। ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो बोन प्रोड्यूसिंग मिलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। मिलिग्नेंट मींस काइमल ट्यूमर है जो कि हमारे पास कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करता है बोन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी मिलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा होता है, ठीक है। इसका जो इंसिडेंस है वो 20% जो है वो प्राइमरी बोन्स का जो है वो 20% है, ठीक है। ये हमने बात सबसे पहले भी की थी कि जो हमारे पास बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हैं वो हमारे पास 19 टू 20% आप उसको अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो 20% जो है वो प्राइमरी बोन कैंसर में से 20% हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा होता है, ठीक है। इंसिडेंस में जो हमारी फ्लैट बोन्स हैं या फिर हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वो इक्वली जो है वो रिपोर्ट हो रही होती हैं। एज का जो अगर एज की बात की जाए तो हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा दोनों ग्रुप्स में होता है, मींस के 10 टू 20 ईयर्स की एज में भी होता है, 40 प्लस जो एज होती है 40 अबव उस एज में भी हो रहा होता है। तो जो 75% जो है वो यंगर देन 20 ईयर्स ऑफ एज यानी कि 20 साल से जो कम स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो ये ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। इट मीन्स कि वो कौन सा होगा, प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा होगा, ठीक है। सेकंड पीक इसकी जब आती है वो होती है 40 के बाद से, ठीक है। सेकंड पीक जो है वो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिनके अंदर और भी डिजीज़ होती हैं जैसे कि विजिट डिसीज, बोन इन्फार्क्ट या फिर प्रायर रेडिएशन, कि अगर वो किसी भी इन कंडीशन में से किसी भी कंडीशन के साथ सफ़र कर रहा है तो फिर उनके अंदर जो है वो सेकंड पीक जो है वो आपको नज़र आती है। सेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मैन है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन वुमेन। मैन का जो रेशियो है 1.6 है जबकि फीमेल का रेशियो जो है वो 1 है, 1.6:1, ठीक है। साइड की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास डिफरेंट लॉन्ग बोन्स के अंदर नज़र आता है जिसमें हमने पढ़ा था कि ये फीमेल टिबिया, और जब अगर वो सेकेंडरी होगा तो फिर हमारे पास पेल्विक को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। 50% केसेस में ये कहाँ पर होता है, नी के अराउंड होता है। अब अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑस्टियोसार्कोमा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है कि यहाँ पर अगर 60% उसकी नी इन्वॉल्व है, 15% उसका पेल्विक, 10% उसकी जो है वो डिस्टल ह्यूमरस और 8% उसका जो है वो स्कल या फिर आप उसको जॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना परसेंट इसका जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा में ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, बोन्स के इन्वॉल्वमेंट की। देन हमारे पास रेडिएशन जब करते हैं, रेडिएशन में आपको जो है वो एक कॉडमेंट ट्राइंगल नज़र आ रहा है जो कि इस एरो से आपको नज़र आ रहा है। ये क्या होता है, ये हमारे पास जब हम एक्सरे देखते हैं, वैसे तो ये ओवर ग्रोथ ऑफ मास है, ठीक है। जब आप इसको ग्रॉस में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसको जो है वो रेडियोलॉजी में देखेंगे या रेडियोग्राफी के अंदर देखेंगे तो आपको जो है इस तरह से रेडिएशंस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में आपको नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास है डिस्टल फीमर जो है वो फीमोरल ऑस्टियोसार्कोमा दिखाया हुआ है जिसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पेरियोस्टियम है ये जो है वो यहाँ पे लिफ्टेड हुई है जो कि जो है वो प्रॉक्सिमल ट्रायंगुलर शेल बना रही है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, कॉडमेंट ट्रायंगल। कॉडमेंट ट्रायंगल इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से जो है वो बोन ट्यूमर के अंदर जो है वो कॉडमेंट ट्रायंगल होता है या फिर कॉडमेंट ट्रायंगल डायरेक्टली भी पूछा जाता है। पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास पैथोजेनेसिस में 70% जो ऑस्टियोसार्कोमास हैं वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस की वजह से या उनके अंदर किसी भी म्यूटेशन की वजह से, किसी भी अल्ट्रेशन की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो बोन ट्यूमर्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं जो कि हमारे पास RB और P53 जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई
प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारे पास जो है वो बोन ट्यूमर होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़ जो है वो इसके अंदर है INK4A, ठीक है। जब जो है वो P16 जो है वो हमारे पास क्या है, एक सेल साइकिल रेगुलेटर है, और जो P14 है वो हमारे पास जो है वो P53 की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास ये 2 जीन्स हैं P14 एंड P16, जो कि हमारे पास P53 की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो ही उनकी जो है वो उनके अंदर कोई म्यूटेशन या फिर वो जो है वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करते। पहली जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि वेरी वेल डिफरेंशिएटेड होता है। सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो वेल डिफरेंशिएट होगा, और थर्ड स्टेज के अंदर पोअरली डिफरेंशिएटेड होगा, और फोर्थ स्टेज के अंदर हमारे पास ट्यूमर जो आता है वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो हम उससे पता ही नहीं लगा सकते कि ट्यूमर है या फिर हमारे पास ये क्या चीज़ है, मतलब कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, मल्टीसेंट्रिक यानी सिंक्रोनस होगा या मेटाक्रोनस होगा, ठीक है। प्राइमरी के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो अंडरलाइन बोन्स हैं जो कि अनरिमार्केबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी के अंदर हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर, जैसे कि हमारे पास हमने अभी पढ़ा था पीछे कि अगर पेशेंट को जो है वो कोई फिजिट डिजीज बोन इन्फेक्ट या फिर रेडिएशन की वजह से कोई भी डिजीज होती है, तो फिर हमारे पास क्या है वो प्रीवियस रेडिएशन की वजह से या फिर उसकी प्रीवियस से किसी डिसऑर्डर, प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर की वजह से जो है वो उसको सेकेंड पीक आई, तो वो हमारे पास सेकेंडरी जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा होगा। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टिक, कॉन्ड्रोब्लास्टिक, फिब्रोब्लास्टिक, टेलाजाइटेटिक एंड स्मॉल सेल्स एंड जाइंट सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। ये सारी सेल्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो बोन्स के सेल्स हैं उनकी। सबसे जो कॉमन है टाइप है वो हमारे पास मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड प्राइमरी सेलेटरी इंट्रामेडुलरी एंड पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। जो सबसे कॉमन ट्यूमर्स होते हैं वो लॉन्ग बोन्स के होते हैं, मेटाफिजिस पार्ट पे होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज के ट्यूमर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस फीचर्स ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, तो हमारे पास इस तरह से ग्रॉसली बिग बल्की ट्यूमर आपको जो है वो नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको जो है ये रेडनेस जो है वो क्यों नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हेमरेज हो चुका है, ठीक है। जब कोई हेमरेज होता है तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड जो है वो बाहर आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास सिस्टिक डीजनरेशन आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आ रही है। सिस्टिक डीजनरेशन क्या होती है कि हमारे पास जो सिस्ट है वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिस्ट हमारे पास लिक्विड फॉर्मिंग, आप उसको पानी के या फिर लिक्विड के थैले भी कह सकते हैं कॉमन ज़बान में, ठीक है। 10 वाइट ट्यूमर आपको जो है वो नज़र आता है, जिसके अंदर जो है वो जो कि हमारे पास मेडुलरी कैविटी के अंदर फिल्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मेटाफिजिस या प्रॉक्सिमल डायफिजिस है उसके अंदर भी आपको जो है वो 10 वाइट फिल्स कलर का जो है वो ट्यूमर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर पेरियोस्टियम और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो है वो मैसिस जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ आपको बोन का, ये देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है। ये आपको ये जो लाइनिंग नज़र आ रही है ये बोन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जबकि ये जो बाहर निकले हुए हैं ये सारी क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है। ट्यूमर्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, शेप के भी हो सकते हैं, और हमारे पास जो है वो जाइंट सेल्स के सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। आगे हमने नेक्स्ट जो है वो इसके ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। फिर हमारे पास क्लिनिकल कोर्स, तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट हो रहा होता है, पेनफुल होता है सबसे पहले तो पेशेंट को वहाँ पर पेन हो रहा होता है जहाँ पर बोन ट्यूमर हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को जो है वो नी की किसी बोन से जो है वो ट्यूमर स्टार्ट होता है तो उनको नी पेन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है प्रोग्रेसिवली, उसके अंदर जो है वो इनलार्जिंग मासेस, जबकि हमारे पास जो है वो सेकंड हमारे पास इसकी ओवर ग्रोथ ऑफ मास जो है वो स्वेलिंग भी आपको जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो कहते हैं कि सडनली मेरा जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है विदाउट एनी ट्रॉमा और विदाउट एनी इंजरी, जो है वो उसको सडनली कोई फ्रैक्चर हो जाए तो ये भी ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को जो है वो माइट भी ट्यूमर हो, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रेसिव न्यूप्लाज्म होते हैं वो हेमाटोजेनेसिसली स्प्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। 10 to 20% जो पेशेंट है वो जो है वो क्या होते हैं, पल्मोनरी मेटाफिजिस मीन्स के जो हमारी जो 10 to 20% पेशेंट जो बोन ट्यूमर के होते हैं उनमें से 10 से 20% ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो मतलब उनका जो ट्यूमर है वो स्प्रेड कहाँ करता है, पल्मोनरी के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के ओरिजिन की तरफ, ठीक है। 90% जो हमारे पास मेटास्टेसिस है वो लंग्स की तरफ होती है या फिर दूसरे बोन्स की तरफ होती है, या फिर ये डायरेक्टली ब्रेन की तरफ भी मेटास्टेसाइज करते हैं बोन ट्यूमर्स, ठीक है। तो बोन ट्यूमर्स कहाँ मेटास्टेसाइज करते हैं, ब्रेन के अंदर, पल्मोनरी, लंग्स के अंदर या फिर बोन्स के अंदर, अदर बोन्स के अंदर। अच्छा, 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमारे पास क्या होता है कि जब कोई पेशेंट जो है वो हमने उसका ट्यूमर जो है वो निकाल दिया है सर्जरी के थ्रू या किसी भी रेडिएशन केमिकल्स के थ्रू जो है, या कीमोथेरेपी के थ्रू, किसी भी थ्रू से हमने उसका जो है ट्यूमर
निकाल दिया है कम्प्लीटली। उसके बाद उसको जो है वो हम 5 ईयर का टाइम देते हैं कि अगर उसके अंदर उसको जो है वो दोबारा से ट्यूमर अराइज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो 5 ईयर सर्वाइवल है और फिर वो अपनी लाइफ़ के अंदर उसको फिर दोबारा ट्यूमर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को जो है वो दोबारा से इसी ड्यूरेशन के अंदर यानी 5 ईयर्स के अंदर दोबारा से वो जो है वो ट्यूमर होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है? तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 60 टू 70% जो पेशेंट होते हैं, वो जो है वो एग्रेसिव होता है कीमोथेरेपी और लिम्ब सैल्वेजिंग सर्जरी यानी कि लिम्ब को रिमूव एम्पुटेट किया जाता है, ठीक है? उसके बाद भी जो है वो 60 टू 70% उसके बाद जो है वो जो हमारे पेशेंट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ आ गई। सेकंड हमारे पास है कार्टिलेज फॉर्मिंग, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़नी है।